हेलो गाइस, आज जो हम चैप्टर यूज करने वाले हैं वो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ने के लिए चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक्स क्या होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है जेनेटिक्स का, क्या है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स अपन किसे कहते हैं, तो जेनेटिक्स समझो क्या है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स टर्म वॉज गिवन बाय वाटसन। तो हमको ध्यान रखना है जेनेटिक्स की टर्म किसने दी थी, वाटसन ने दी थी। अब जेनेटिक्स होता क्या है, कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन को क्या बोलते हैं, हम जेनेटिक्स बोलते हैं। कि हेरिडिटी कैसे हो रही है और वेरिएशन क्या हो रहा है। अब हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी होता है ट्रांसमिट ऑफ पेरेंट के कैरेक्टर जब ऑफिस में ट्रांसमिट होते हैं, जब उसे अपन हेरिडिटी कहते हैं। और वेरिएशन क्या होते हैं, जो डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी प्रेजेंट होती है किसके बीच में, पेरेंट और ऑफिस में, उसे अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन, स्टडी करना किसके, पेरेंट के कैरेक्टर की, पेरेंट के अंदर जो कैरेक्टर हैं उनकी जो स्टडी है, पेरेंट के कैरेक्टर उनकी वो संतान के अंदर, या पेरेंट के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग के अंदर कैसे जा रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग यानी संतान। तो पेरेंट के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में अंदर कैसे जाते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला बात जो हम करते हैं आ रहे हैं वो है वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होते हैं, देखो अपन जानते हैं कि पेरेंट के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। तो पेरेंट के कैरेक्टर जब ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे कैरेक्टर थोड़ी ना ऑफ स्प्रिंग में चले जाएंगे, कुछ कैरेक्टर ही जाएंगे, सारे के सारे कैरेक्टर थोड़ी ना ऑफ स्प्रिंग में आएंगे। तो जो डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी, जो थोड़ी जो अंतर होगा उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंसेस दैट आर सीन अमंग द मेंबर, डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो अंतर देखने को मिल रहा है उसी को वेरिएशन बोलते हैं। और इनहेरिटेंस क्या है, यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर गए, किस प्रकार से गए, कैसे गए, वो इनहेरिटेंस है, क्यों गए और उसकी स्टडी कैसे जाएंगे, वो हमने जेनेटिक्स बोला। ठीक है, अब अगली बात आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड। किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर को यदि एक्सप्रेस करना है तो उसके अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो जीन प्रेजेंट होनी चाहिए, जीन शुड बी प्रेजेंट। तो हमको ध्यान रखना है, कोई भी कैरेक्टर को यदि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कोई भी कैरेक्टर जा रहा है और वो दिख भी रहा है, तो उसके अंदर तीन कंडीशन हमेशा होंगी कि जीन ऑलवेज प्रेजेंट होनी चाहिए, जीन एक्सप्रेस भी करना चाहिए। सिर्फ जीन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, कभी कभार जीन आ भी जाती है, पर जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फॉर एक्सप्रेशन के लिए सूटेबल कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान रखना है, जीन क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, साथ के साथ जीन एक्सप्रेस भी होने चाहिए, और जीन को एक्सप्रेस करने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, यदि हम आगे और डिटेल में समझें, देखो ग्रोथ हार्मोन, मान लो मेरे को कोई कैरेक्टर चाहिए हाइट, तो कैसे आता है वो समझो। कि जो सेल होती है हमारी सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को तो हम क्रोमोजोम बोलते हैं। अब क्रोमोजोम के ऊपर डीएनए होता है, क्रोमोजोम के ऊपर क्या होता है, डीएनए। ठीक है, और डीएनए का हिस्सा जो एमआरएनए बनाई भाई जीन है। तो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर पूरा डीएनए है, और डीएनए का हिस्सा जो जीन बनाता है, उसी को डीएनए का हिस्सा जो एमआरएनए बनाए, उसी को तो हम जीन कहते हैं, बिल्कुल। अब जीन क्या बनाई, आरएनए बनाई, आरएनए का बनाई प्रोटीन। अब प्रोटीन से तो एक्सप्रेशन होता है, तो जीन से आरएनए और प्रोटीन का बनना, उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और प्रोटीन क्या करता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने का काम करता है। प्रोटीन क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो सबस्ट्रेट है एंजाइम की मदद से, प्रोटीन क्या है, एंजाइम की तरह वर्क करता है और प्रोडक्ट बदल देता है, और हाइट जो है वो कैरेक्टर आ जाती है। तो जेनेटिक कैरेक्टर कैसे आती है, समझ में आया। कि कोई सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्रोमोजोम होता है, और क्रोमोजोम का वह पार्ट जो कि आरएनए बनाए या एमआरएनए बनाए, उसी को अपन क्या कह देते हैं, जीन कह देते हैं। ठीक है, अब जो जीन जो है उससे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने का काम करेगा, उसी को अपन क्या कहेंगे, जेनेटिक कैरेक्टर कह देंगे। अरे बिल्कुल, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री ऑफ रिसर्च इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंदर हिस्ट्री, रिसर्च हिस्ट्री की बात करते हैं। तो ग्रीगर जोहान मेंडल जो थे, पहला हमको ये साइंटिस्ट का नेम है, ध्यान रखना। ग्रीगर जोहान मेंडल कौन है, ग्रीगर जोहान मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ठीक है, वॉटसन क्या है, वॉटसन ने पहली बार टर्म दी थी, तो जो जेनेटिक्स जो टर्म है वो वॉटसन ने दी थी, ध्यान रखना। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, वॉटसन। तो ध्यान रखना, जेनेटिक्स ऑफ फादर कोई पूछे तो ग्रीगर जोहान मेंडल है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स पूछे तो वो वॉटसन है। ठीक है, अब फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की भी बात करें तो ही प्रपोज वेरियस टर्म लाइक जेनेटिक्स, अलील, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। उन्होंने बहुत सारे टर्म दिए थे, और ये टर्म अभी हम आगे जाके समझेंगे। देखो, अब जो टी एच मॉर्गन थे, जो टी एच मॉर्गन, उनको हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है,
टीएच मॉर्गन जो है उन्होंने ड्रोसोफ्ला के ऊपर काम किया था, ठीक है। और ही प्रपोज वेरियस कंसेप्ट लाइक लिंकेज, सेल्फ लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस एनर्जी। ही सजेस्टेड दैट जीन्स आर नियरली अरेंजेड ऑन क्रोमोजोम। जीन जो होती है वो क्रोमोजोम के ऊपर अरेंजेड होती है लगभग। ये किसने बताया? टीएच मॉर्गन ने बताया, ठीक है ना। और गैरोड जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स हैं और बायोकेमिकल जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डिसीज डिस्कवरी की थी जिसे हमने कहते हैं एल कैप्टोनीरिया। तो गैरोड जो है उन्होंने एक डिसीज की डिस्कवरी की थी जिसे हम क्या कहते हैं? एल कैप्टोनीरिया। जैसे हम कहते हैं ब्लैक यूरिन डिसीज, जिसके अंदर यूरिन क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। इसी अपन इसे क्या कॉमनली क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक यूरिन डिसीज। अब जो है हम कुछ टर्म समझने जा रहे हैं, जेनेटिक्स के बेसिक टर्म है वो जानते हैं, सिंपल आसान है। देखो कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर यानी कि खासियत, कोई भी खासियत है उसी को फ्यूचर बोल दो या खासियत बोल दो आप तो आसानी से। तो कैरेक्टर क्या होता है? कोई भी खासियत, इस टाइम की हाइट होना, थिकनेस होना, ठीक है ना, कलर हो सकता है ना, पोजीशन हो सकती है। जैसे प्लांट के अंदर, पी प्लांट के अंदर एक्डियल टर्मिनल हो गया, वो पोजीशन है, ठीक है। कलर हो गया ग्रीन येलो, वो क्या है? वो कलर है, ठीक है ना। तो ये खासियत, किसी भी प्लांट की जो खासियत होती है या किसी भी कैरेक्टर की खासियत होती है उसी को हम कैरेक्टर कहते हैं। अब ट्रेड क्या होते हैं? कैरेक्टर के फॉर्म को ट्रेड कहते हैं। जैसे हाइट है तो हाइट तो खासियत है। अब हाइट के अंदर क्या क्या हो सकता है? टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, ठीक है। मान लिया कलर है, कलर तो कैरेक्टर है, तो कलर क्या क्या हो सकता है? ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, सीड का कलर यदि बात करें तो हमने मान लिया फ्लावर पोजीशन, वो कैरेक्टर है, तो उसके ट्रेड दो होते हैं, है ना। ट्रेड क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? ट्रेड। जैसे भी टॉल और डॉर्फ होगा वो क्या है? आपस में क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब जीन टर्म थी वो किसने दी थी? वो जोहानसन ने दी थी। ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है, जो जीन टर्म है, जो जीन टर्म है जिसे हम जीन कहते हैं, वो किसने दिया था? वो दिया था जोहानसन ने, जोहानसन ने दिया था, ठीक है। मेंडल यूज टर्म एलिमेंट और फैक्टर। तो मेंडल से यदि कोई पूछने जाए ना कि जीन क्या होती है तो वो कहता था फैक्टर। मेंडल के अकॉर्डिंग जो इनहेरिटेंस थी, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वो फैक्टर थी। और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो जीन है, क्योंकि जीन ही हमारे बना सकती है और हमारे प्रोटीन बना सकती है। पूरा डीएनए टर्म ऑफ इनहेरिटेंस जो नहीं है, क्योंकि पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनता है, हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पांसिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट जनरली सिंथेसिस आरएनए और प्रोटीन बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। अब आगे सुनो, जीन क्या होती है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है, ध्यान रखना। जीन जो होती है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। अब इनहेरिटेंस जीन को ही क्यों बोला, डीएनए को क्यों नहीं बोला? तो समझो, डीएनए जो है वो पूरा डीएनए एक्सप्रेस नहीं हो सकता। सारा डीएनए, हमारा जितना लंबा डीएनए है वो पूरा थोड़ी ना एक्सप्रेस होता है, उसका कुछ पार्ट एक्सप्रेस होता है। तो जो पार्ट एक्सप्रेस कर रहा है वही तो ट्रांसमिट कर रहा है कैरेक्टर को पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में, तो वही तो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। तो जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए उसी को अपन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलेंगे, बिल्कुल। अब केमिकली जीन जो होता है वो एक डीएनए होता है, ठीक है। अब ऑल जीन आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, सिंपल सी बात है कि पूरा का पूरा डीएनए है, क्रोमोसोम के अंदर जो प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा डीएनए है। लेकिन डीएनए का हिस्सा जो है एमआरएनए बना है वही तो हमारी जीन है। तो डीएनए का हिस्सा जो एमआरएनए बनाता है उसी को तो हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये डीएनए क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के ऊपर हमारा बहुत सारा डीएनए था और डीएनए के ऊपर क्या था? जीन था। अब जीन से जो आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। प्रोटीन जो है वो कैरेक्टर के करने का काम करेगा, हाइट जैसे कलर हो गया कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात करें, अलील क्या होती है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन के ही दो फॉर्म होते हैं, जीन के ही दो फॉर्म होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अलील कह देते हैं। जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टर के दो फॉर्म को अपन ट्रेड कहते हैं, वैसे ही जीन के दो फॉर्म को अलील कहते हैं। तो जैसे हमारा जो ट्रेड था, जैसे हमारा ट्रेड है टॉल, टॉल जो ट्रेड है उसकी एक अलील होगा कैपिटल टी, है ना, उसे अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि स्मॉल अलील जो है वो ड्वार्फ है, यदि ड्वार्फ है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल टी से। अब यहाँ पर लिखा भी है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील। जीन के अल्टरनेट फॉर्म को हम अलील कहते हैं और अलील रिजल्ट ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के जाना, अब देखो तो होता क्या है, मेटाफेज वन का जो क्रोमोजोम होता है उसके जो क्रोमेटेड होते हैं, मेटाफेज वन का जो क्रोमोजोम होता है उनकी जो सिस्टर क्रोमेटेड होती हैं, ठीक है, तो वो तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं, बिल्कुल। अब क्या होता है, जब म्यूटेशन हो जाते हैं तो वो जेनेटिकली, है ना, दोनों को दोनों अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जब जब अलग अलग कैरेक्टर आ जाते हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो जाते हैं, तो पहले यदि प्लांट टॉल था, ठीक है, और म्यूटेशन होने के बाद उसके अंदर ड्वार्फ की जीन भी बन जाती है, ठीक है, म्यूटेशन के कारण आता है अलील, ठीक है। अब सुनो कैसे आए हैं वो समझो, कि पहले एक होमोलोगस क्रोमोजोम थे मेटाफेज के, बिल्कुल। अब होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर आरएनए था, आरएनए प्रोटीन बन रहा था, टॉल था, एक आरएनए था वो प्रोटीन टॉल बना रहे थे। लेकिन म्यूटेशन हो गया, कैसे भी करके म्यूटेशन होगा, और जैसे ही म्यूटेशन हुआ एवोल्यूशन के बाद क्या होगा, जो टॉल वाली जीन थी अब वो डॉर्फ वाली जीन बन गई, यानी जो टॉल अलील था वो क्या बन गया? डॉर्फ अलील बन गया। देखो डोमिनेंट अलील जो है, अब देखो अलील बन गए, एक टॉल बन गया और एक ड्वार्फ बन गया। अब ड्वार्फ किसे कहा? ड्वार्फ किसे कहा? जो म्यूटेशन से बना है।
और जो पहले से है वो टॉल है, ध्यान रखना। जो म्यूटेशन से बना है वो कौन है, ड्वार्फ है, और जो पहले से था वो टॉल था। अब ठीक है, अब डोमिनेंट अलील टॉल था, अब रिसेसिव अलील कौन है, रिसेसिव अलील का मतलब क्या है, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। रिसेसिव अलील का मतलब क्या है कि वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता, वो आरएनए नहीं बनाएगा, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, और प्रोटीन यदि नहीं बनाएगा तो कैरेक्टर ही नहीं आएगा। समझ लो बात को। तो जो जीन से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, टोल होना था, तो वो टोल बन जाएगा। इसलिए किसी के अंदर यदि कैपिटल टी है, यदि किसी के अंदर, किसी प्लांट के अंदर कैपिटल टी जीन है, तो वह टोल होता है, ठीक है। और जब स्मॉल टी जीन होती है, मतलब क्या है कि स्मॉल टी तो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल टी ड्वार्फ बना रहा है, नहीं नहीं, स्मॉल टी का काम ड्वार्फ बनाना नहीं होता प्लांट को। स्मॉल टी के कारण क्या होता है, अपने आप प्लांट ड्वार्फ हो जाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, ठीक है। अब आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ अलील, अली की करेक्ट प्रेजेंटेशन क्या है, तो देखो अलील जो होती है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम की होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम होनी चाहिए, इसके ऊपर भी नहीं होगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम की वही पोजीशन सेम लोकस पर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, सेम लोकस पर, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अनमोडिफाइड अलील की, या वाइल्ड अलील, या ओरिजिनल टाइप के अलील क्या होते हैं, उनकी बात यदि हम करें, समझो बात को। अलील विच इज प्रेजेंट इन नेचर फ्रॉम स्टार्टिंग, अलील जो कि नेचर के अंदर स्टार्टिंग से मौजूद है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनमोडिफाइड अलील, या वाइल्ड अलील, या ओरिजिनल टाइप कहते हैं। जनरली अनमोडिफाइड अलील डोमिनेंट अलील होती है, जनरली होती है, ठीक है। अब मॉडिफाइड अलील को समझो, क्या होते हैं मॉडिफाइड अलील। मॉडिफाइड अलील वे अलील होते हैं जो कि नेचर के अंदर पहले से प्रेजेंट नहीं थे, बाद में म्यूटेशन के कारण बन गए, उन्हें हम बोलते हैं मॉडिफाइड अलील। जैसे फॉर्मेड बाय म्यूटेशन लिखा भी है, और जनरली मॉडिफाइड अलील होते हैं और रिसेसिव अलील होते हैं, बिल्कुल। अब आपको जो दो क्रोमोसोम दिख रहा है, देखो पहले क्या था, पहले जब नेचर के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, अपन सपोज करके चल रहा है, तो उनके अंदर जो डीएनए था, जीन था, उससे आरएनए बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था, नॉर्मल एंजाइम बन रहा था, सबस्ट्रेटिव प्रोडक्ट बन रहा था, और कैरेक्टर भी आ रहा था, ठीक है। और दूसरा जो जीन था होमोलॉगस क्रोमोसोम का, अभी होमोलॉगस का वो सेम होती है, बिल्कुल बिल्कुल, होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो है, ठीक है, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, एक अनमोडिफाइड अलील था, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर एवोल्यूशन जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन आया, और जैसे ही जीन के अंदर म्यूटेशन आ गया, तो एक क्या आ गया, मॉडिफाइड अलील बन गया, और मॉडिफाइड अलील जो है, ठीक है, और एक अनमोडिफाइड अलील बन गया। अब मॉडिफाइड अलील क्या होता है, जनरली जो रिसेसिव देखने को मिलता है, ठीक है। अब समझो बात को। यदि हम अनमोडिफाइड अलील की बात करें और मॉडिफाइड अलील की बात करें, तो अनमोडिफाइड अलील के ऊपर जो आरएनए है वो प्रोटीन बना लेगा, एंजाइम बना लेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन जो मॉडिफाइड अलील है उसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। अब म्यूटेशन तीन प्रकार से हो सकता है, क्या, कि म्यूटेशन जो है ऐसे हो जाए कि नॉर्मल एंजाइम या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन जाए, कैसे, कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट तो हो, सुनना इंपॉर्टेंट है ये, क्या बोला मैंने, कि म्यूटेशन जो है वो तीन प्रकार से हो सकता है, क्या, कि जो जीन के अंदर जो म्यूटेशन हुआ है उसके कारण जो आरएनए बना, और उस आरएनए के कारण जो प्रोटीन बना, वो प्रोटीन कैसा बना है, नॉर्मल एंजाइम की तरह बना है या लेस एफिशिएंट बना है, ठीक है। तो अपन उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा, यदि ऐसा भी हो सकता है कि जो डीएनए से जो म्यूटेशन के बाद जो आरएनए बना है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम की तरह काम करे, और यहाँ पर वो एंजाइम ही ना बना है, समझ रहे हो। तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना सकता है, फंक्शनल एंजाइम बना, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एंजाइम ही ना बना है, ध्यान रखना। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है वो समझो। कंक्लूजन क्या है कि मॉडिफाइड अलील जो है वो अनमॉडिफाइड अलील हो सकता है बिल्कुल। लेकिन पहले केस के अंदर जो मॉडिफाइड अलील है, सुनना, वो अनमॉडिफाइड अलील के काम, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड अलील की तरह काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है। लेकिन दूसरे और तीसरे केस में, पहले केस में तो जो मॉडिफाइड अलील जो काम कर रहा था वो फंक्शनल एंजाइम, वही मॉडिफाइड अलील की तरह काम, और मॉडिफाइड अलील, तो दूसरे और तीसरे केस में मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड अलील में अंतर आ गया। पहले जो टॉल बना रहा था वो भी टॉल बना रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे केस में डॉट बन रहा है, और तीसरे केस में तो प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है, ध्यान रखना। तो दूसरे और तीसरे केस में, अब देखो अलील के जो है, अलील, अब देखो अपन जानते हैं होमोजाइगस क्रोमो, जब होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम की दो पेयर होती हैं। यदि 2n ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर क्रोमोसोम के दो पेयर होंगे, ठीक है, ठीक है। तो दो सेट होते हैं, मतलब जीनोम है ना, तो दो सेट है, ठीक है। तो अब दोनों सेटों के ऊपर जो है जीन दोनों के ऊपर प्रेजेंट होगी। अब वो अलील जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, और अलील जो है वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं। अलील यदि डिफरेंट टाइप के हैं तो अपन उसे हेटेरोजाइगस कंडीशन या इम्प्योर कहेंगे, और अलील यदि सेम टाइप के हैं तो हम उसे होमोजाइगस प्योर या ट्रू ब्रीडिंग भी कहते हैं। जैसे देखो लिखा अब ये प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर अलील, यदि दो सिमिलर अलील प्रेजेंट है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसे होमोजाइगस कहेंगे, और यदि दो डिसिमिलर अलील्स प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस या इम्प्योर कहने का काम करते हैं, ठीक है।
यदि अब हम बात करें हेमीजाइगस, हेमीजाइगस क्या होते हैं, तो हेमीजाइगस के अंदर दो जो जीन्स हैं वो जीन्स ही अलग अलग हैं, मतलब वो जीन कैरेक्टर को ही अलग अलग एक्सप्रेस कर रहे हैं। पहले जो कैपिटल टी और कैपिटल टी थी हमने होमोजाइगस बोल दिया, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हमने हेटेरोजाइगस बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये जो थे सेम सेम जीन के दो प्रकार के एलील थे, टॉल, और ये टॉल टॉल था, ये टॉल डॉर्फ वाली जो जीन थी, ठीक है। पर हेमीजाइगस कंडीशन के अंदर क्या होता है, तो दोनों जीन्स हैं वही अलग अलग होती हैं। जैसे एंडोप्लॉइड और प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल अलील ऑफ ए जीन, एक जीन की एक ही अलील प्रेजेंट है। जैसे कि मेल गैमीट के अंदर, इसके अंदर एग्जांपल है कि मेल गैमीट और जो फीमेल गैमीट होता है वाई और एक्स, उनके अंदर जो 23 थर्ड क्रोमोजोम होता है वो हेमीजाइगस होता है। क्यों? मेल के अंदर क्यों? क्योंकि अंदर यदि कैपिटल ई है तो यहाँ पर कुछ और जीन होगी, प्रत्येक जीन की सिर्फ एक ही फॉर्म पर पॉसिबल है, तो उसे अपन हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे अगर अपन आगे समझें और, तो देखो डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील की यदि हम बात करें, यदि हम डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील की बात करें, तो डोमिनेंट अलील की बात करें तो अलील दैट कैन बी एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन। अलील जो कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों के अंदर एक्सप्रेस हो सकती है, उन्हें डोमिनेंट अलील कहते हैं। और रिसेसिव अलील जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस होती है, ठीक है। अब डोमिनेंट अलील है जैसे कैपिटल टी, इसमें डोमिनेंट ट्रेट आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी में भी डोमिनेंट ट्रेट आएगा, दोनों के अंदर कंडीशन टॉल ही हो गई, भले जीनोम अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। और स्मॉल टी है तो रिसेसिव के अंदर ही एक्सप्रेस करता है, अपन जानते हैं, जो रिसेसिव अलील होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील इफ बी क्रॉस आर इक्वल टू रेड और आर डैश येलो। यदि आर इक्वल टू रेड है और आर डैश येलो है तो कौन डोमिनेंट अलील है, कौन रिसेसिव अलील है। यदि डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील देखना है तो हमको देखनी होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन से पता पड़ेगा। तो देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन आर आर डैश के अंदर येलो आ रहा है, मतलब आर जो है ना, आर आर डैश के अंदर येलो आ रहा है, मीन जो है येलो है वो डोमिनेंट क्रिएटर डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। तो आर जो है डोमिनेंट ट्रेट कौन है, आर डैश है, और हमारा आर डैश जो आर है वो रिसेसिव अलील की तरह काम करता है, ठीक है। यदि हम बात करें फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप क्या होता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हमको बाहर से दिख रहा है, जैसे टॉल की कोई भी प्लांट टॉल है, ड्वार्फ है, वो उसका फिनोटाइप है। और जीनोटाइप जो होता है किसी भी, जीनोटाइप होता है वो होता है उसके जो क्रोमोसोम उसके डीएनए के लेवल पर यदि हम बात करें तो उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। सुनना, यदि हम बात करें कैपिटल टी टी और इंटू स्मॉल टी टी की, मतलब क्या कैपिटल टी टी का जब क्रॉस स्मॉल टी टी से बात करा रहे हैं तो सेल्पिंग और इनब्रीडिंग क्या कहते हैं। देखो सेल्पिंग का मतलब क्या होता है कि हम जिस फ्लावर का पोलन ग्रेन ले रहा है उसी फ्लावर, जिस फ्लावर की पोलन ग्रेन ले रहा है उसी फ्लावर के अपन ओवरी के अंदर यदि पुट कर दें तो वो क्या है, सेल्पिंग है। या फिर सेम प्लांट के सेम फ्लावर के साथ यदि क्रॉस करा रहा है तो वो भी क्या होता है, सेल्पिंग या इंटरब्रीडिंग करने का काम होता है। लेकिन क्रॉस पॉलिशन क्या होता है, जब दो डिफरेंट प्लांट का क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस पॉलिशन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप यदि एक ही सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के साथ क्रॉस कराओगे वो भी सेल्पिंग ही होती है, ठीक है। अगर हम बात करें हाइब्रिड और बाइगर या हेटेरोसिस की, तो सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट, ध्यान रखना, जब जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो दोनों पेरेंट के सुपीरियर होती है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगोसिटी बोलते हैं, ध्यान रखना। जैसे पेरेंट यहाँ पर क्या था, डोमिनेंट ट्रेट पेरेंट के अंदर एक था और इस पेरेंट के अंदर भी डोमिनेंट ट्रेट एक था, पर जो ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर दो डोमिनेंट ट्रेट आ गए तो इसी को अपन क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को समझो, क्या होता है इनब्रीडिंग, उसको समझो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जब लगातार रिसेसिव कैरेक्टर के साथ इनब्रीड करने पर तो ऑफ स्प्रिंग के अंदर इनब्रीडिंग लॉस्ट ऑफ हाइब्रिड वाइगर ड्यू टू इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग करने के कारण यदि हाइब्रिड वाइगर का लॉस्ट हो जाए, पॉलिनेशन इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी था, इधर कैपिटल ए इधर स्मॉल बी था, ठीक है। अब डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर दो थे और यहाँ पर कितने हैं, जीरो हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीनोम की, तो जीनोम क्या होता है, तो टोटल जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर उसे अपन जीनोम बोलते हैं। और जीनोम का सीक्वेंस, आपको जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसका सीक्वेंस ध्यान रखना है। जीनोम होता है, जीनोम के बाद क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, जो जीन के अंदर क्या हो, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है नाइट्रोजन बेस, ध्यान रखना। न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। तो हमको ध्यान रखना है क्या, कि जीनोम जो होता है, जीनोम के अंदर क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम जो होता है जीन होता है, जीन के क्रोमोजोम का अंदर डीएनए होता है, डीएनए का वह पार्ट जो एमआरएनए बना है उसे जीन बोलते हैं। और जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, उसके बाद नाइट्रोजन बेस होता है। अब जीनोम क्या होता है, टोटल पूरे जेनेटिक मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म का पूरे एक सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म की एक सेल के अंदर जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है उसे अपन क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है।
अब देखो इसके अंदर ये डायग्राम जो हमको दिखा रखा है, इसके अंदर अपन देख सकते हैं साफ क्लियर विजिबल है कि मोनोप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल ऑर्गेनिज्म जो टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है उसे जीनोम कहते हैं। अब यदि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर तो डबल हो जाएगा जीनोम, बिल्कुल ठीक है। अब सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट और असोर्टमेंट और लिंकेज के अंदर अंतर समझो क्या होती हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के बाद लिंकेज क्या होता है। देखो हम जानते हैं जब कोई भी सोमाटिक सेल या बोल दो कोई भी जो सेल होती है, जब वो गैमीट बन रहे होते हैं तो मियोसिस करती है, बिल्कुल। तो मियोसिस के दौरान मियोसिस 1 स्टेज के अंदर जब मेटाफेज आती है, ठीक है, मेटाफेज 1 के अंदर क्रोमोजोम सेग्रीगेट करते हैं, डिसजंक्शन होता है क्रोमोजोम का, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम या डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। कब होता है, ठीक है ना। तो ये सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम या बोल दो डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम जो होता है, इसी को अपन बोलते हैं। अब गैमीट क्या होते हैं, इसके अंदर गैमीट आ जाएंगे, सारी सी बात है, ए भी आ जाएगा और ए भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, स्मॉल भी चला जाएगा, ठीक है। अब देखो तो होमोलॉगस क्रोमोजोम का सेपरेशन यदि बोलें तो वो होता है डिसएग्रीगेशन या डिसजंक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। यदि हम बात करें, सुनना, नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम के ऊपर यदि सेग्रेट हो रहे हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम जो है उनको यदि सेग्रीगेट हो रहे हैं, आपस में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, तो उसे अपन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। मतलब ये है कि जो पहला जो हमारा क्रोमोजोम है, कैपिटल ए कैपिटल डी और स्मॉल डी, तो हमको जो पहला जो होमोलॉगस क्रोमोजोम होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम, 2 होमोलॉगस क्रोमोजोम होते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जो 2 होमोलॉगस क्रोमोजोम है, इनके अंदर जो 2 गैमीट बनेंगे, ठीक है ना, तो जो 2 गैमीट बनने वाले हैं, तो उनके अंदर यदि दोनों के दोनों सेपरेट कोई सा भी किधर भी जा सकता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन बोलते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो रिस्पेक्ट में है नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम के, कि यदि नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम जो है, यदि नॉन होमोलॉगस जो क्रोमोजोम जो होते हैं, जरूरी नहीं वो साथ साथ जा रहे हैं, यदि नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली जा रहा है, कि ऐसा हो सकता है कि एडी जो है, एडी जो सेल है वो दूसरे के अंदर चले जाए, एडी के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, एडी के साथ स्मॉल बी वाला जी क्रोमोजोम भी आ सकता है, तो वो जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का उल्टा ही लिंकेज होता है कि जब नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम के बीच में इंटरेक्शन, यदि 2 जीन के बीच में इंटरेक्शन हो, ध्यान रखना, यदि 2 जीन के बीच में आपस में है कि 2 जीन यदि साथ जा रही हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। अब यदि हम लिंकेज को समझो लिंकेज, तो देखो सेग्रीगेशन और डिस्टिंक्शन क्या है, होमोलॉगस क्रोमोजोम का सेपरेट होना होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम जो है वो इंडिपेंडेंटली में जा रहे हैं, कि कोई सा भी क्रोमोजोम, जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि दोनों को साथ साथ जाना है या अलग अलग, दोनों कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। और लिंकेज जो है, लिंकेज डिपेंड करता है कि जब एक ही क्रोमोजोम के ऊपर 2 जीन प्रेजेंट होती हैं, जब सिंगल क्रोमोजोम के ऊपर 2 जीन प्रेजेंट होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो सकती हैं, और यदि एसोसिएट हो सकती है तो जहाँ पर क्रोमोजोम जाएगा वहीं वो जीन जाएंगी, इसी को अपन क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो लिंकेज क्या होता है समझो, अब समझो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर वेन जीन प्रेजेंट हो नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम, जब नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है तो लिंकेज का होगे, यदि होमोलॉगस क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है तो सेग्रीगेशन का होगे, और यदि होमोलॉगस क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है तो सेग्रीगेशन का होगे, यदि नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहेंगे। और यदि एक ही क्रोमोजोम के ऊपर जीन प्रेजेंट, अगर वेन जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम, यदि सेम क्रोमोजोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है तो उसे हम लिंकेज कहते हैं। सेग्रीगेशन और डिस्जंक्शन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम को हम सेग्रीगेशन और डिस्जंक्शन कहते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। और नॉन डिस्जंक्शन क्या होता है, यदि कोई मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक कैसे कि हम जानते हैं कि एक सेट जाएगा इधर और एक सेट जाएगा, मतलब 23 क्रोमोजोम, यदि ह्यूमन की बात करें तो 23 क्रोमोजोम जाएंगे दूसरे सेल में, 30 जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मान लो कि दोनों दोनों के दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम किसी सेल के अंदर चले जाएं, तो उसे हम नॉन डिस्टिंक्शन कहते हैं। फाइंड आउट सेग्रीगेशन, लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो यदि कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो सेग्रीगेट हो चुके हैं, दोनों के दोनों क्रोमोसोम कैसे हो रहे हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी यदि सेपरेट होंगे तो क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा। कैपिटल ई और स्मॉल ई यदि सेग्रीगेट होंगे तो सेग्रीगेशन होगा। अब सुन लो, स्मॉल टी और स्मॉल आर, देखो सेम क्रोमोसोम के ऊपर यदि जीन प्रेजेंट है तो लिंकेज है, कैपिटल टी और कैपिटल आर उनमें भी लिंकेज है, क्यों, क्योंकि सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। कैपिटल टी और कैपिटल ई जो है वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और यदि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, बिल्कुल। और उसी सेम मैनर में कैपिटल स्मॉल टी और जीन के अंदर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगा। अब गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है, अपन जानते हैं गैमीट फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस
गैमीट गैमीट जो होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज एप्लॉइड होता है। गैमीट हमेशा क्या होते हैं, एप्लॉइड होते हैं, और म्यूसिस जो होती है हमेशा डिप्लॉइड सेल के अंदर होती है। म्यूसिस ऑलवेज डिप्लॉइड सेल के अंदर होती है। तो 2n से n बनना, उसी को हम गैमीट कहते हैं। अब गैमीट जो होता है वो म्यूसिस के अंदर हो रहा है, और म्यूसिस के अंदर दो स्टेज होती हैं, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। क्रोमोजोम का रिडक्शन, क्रोमोजोम आधा म्यूसिस 1 के दौरान होता है, और डीएनए आधा जो होता है वो म्यूसिस 2 के दौरान होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिखाया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो म्यूसिस के दौरान जो 4 गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी के म्यूसिस के दौरान 4 गैमीट बनेंगे, उसमें 2 कैपिटल टी दो, ये 2 गैमीट के अंदर कैपिटल टी आएगा और 2 गैमीट के अंदर स्मॉल टी आएगा। ठीक है, ठीक है। अब टाइप ऑफ गैमीट, कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे उसके अपन 2 की पावर n से निकाल सकते हैं, कितने प्रकार के गैमीट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। यहाँ पर 2 की पावर n टाइप्स ऑफ गैमीट क्या होते हैं, 2 की पावर n होते हैं, यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। अब यहाँ आप फॉर्मुला मेथड से कर लो कि यदि होमोजाइगस पेयर है, होमोजाइगस पेयर तो उसे एक स्ट्रेट लाइन बना दो, और हेटेरोजाइगस पेयर है तो दोनों के बीच में ब्रांच खोल दो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ही दे रखे हैं, तो कैपिटल ए कैपिटल के अंदर तो यही बनेगा, सिंपल सी बात है वो तो। कैपिटल ए स्मॉल ए के अंदर भी हम जानते हैं कि क्या बनेगा, 2 बन जाएंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी ए भी बन सकता है, कैपिटल ए कैपिटल भी बन सकता है, और कैपिटल ए स्मॉल भी बन सकता है, 2 बन जाएंगे। ठीक है, यदि हम बात करें कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी के साथ, तो हेटेरोजाइगस पेयर कितनी है, एक ही है, तो 2 बनेंगे इसके अंदर भी गैमीट। ठीक है ना, तो हमको हेटेरोजाइगस पेयर चुनना है। ठीक है, और हेटेरोजाइगस पेयर चुनने के बाद हम बना भी सकते हैं। ठीक है, कैपिटल ए भी कितने बनेंगे, वो बनेंगे, और हम रेशियो भी निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन देखो, अ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई प्रोड्यूस गैमीट, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमीट विच कंटेन आर डी ई। हमको ऐसे गैमीट निकालना जिनके अंदर आर डी ई हो, क्या होना चाहिए, आर डी ई। तो सुनना, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल आर कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई है। ठीक है, अब इसके अंदर हेटेरोजाइगस पेयर कितनी है, 2 है। हेटेरोजाइगस पेयर जो है वो 2 है, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल ई। हेटेरोजाइगस तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गैमीट बनेंगे। ठीक है, अब 4 गैमीट तो बनेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से गैमीट होंगे जिनके अंदर आर डी होगा, तो देखो यार अपन या तो फॉरलैंड मेथड इस पर ज़्यादा करें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, कि एक को पकड़ लो, एक को किसको पकड़ लो, तो आर को पकड़ लो। तो कैपिटल आर के साथ क्या आ सकता है, कैपिटल डी आ सकता है, कैपिटल ई आ सकता है, बिल्कुल। कैपिटल आर के साथ कैपिटल डी के साथ स्मॉल ई आ सकता है। कैपिटल आर के साथ हम स्मॉल डी यदि लें, स्मॉल डी उसके साथ कैपिटल ई ले लो, कैपिटल आर के साथ स्मॉल डी के साथ स्मॉल ई ले लो, ये बन गए 4। ठीक है, अब उसने पूछा कैपिटल आर डी कितने में होगा, तो भाई 1/4 होगा। ठीक है, अगर इसका एक ट्रिक भी है क्या, यदि होमोजाइगस है तो आप 1/1 लिखिए, और हेटेरोजाइगस है तो आप उसे 1/2 लिखिए। हेटेरोजाइगस है तो उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पूरा प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट पता पड़ जाएगी। जैसे कि यदि कैपिटल आर आर है, कैपिटल डी स्मॉल डी है और कैपिटल ई स्मॉल ई है, और मेरे को क्या चाहिए, आर डी चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल, तो मेरे को यहाँ से आर आना है, तो क्या वो प्रोबेबिलिटी होगी 1/1, बिल्कुल आना ही आना है इसका। तो अब कैपिटल डी में से स्मॉल डी लाना है, तो इसकी कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। और ये तो सिंपल मैथ से भाई, कैपिटल ई से कैपिटल ई आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कैमिट आने की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है देखो, अ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल आर आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल एफ और कैपिटल स्मॉल कैपिटल प्रोड्यूस गैमीट, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमीट विच कंटेन फॉलोइंग जीनोटाइप। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फॉलोइंग जीनोटाइप का आने का। तो पहले पढ़ते हैं, सुनो। पहले के अंदर देखो कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल जी और कैपिटल एफ, समझो। हमको क्या लाना, कैपिटल आर। अब कैपिटल आर जरूर थोड़ी ना जरूरी है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई कैपिटल आर आने की, 1/2 हुई इनटू में। अब कैपिटल टी चाहिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट है, तो कैपिटल टी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% यानी 1/2, फिर से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल। अब स्मॉल जी देखो, अब स्मॉल जी के अंदर कैपिटल जी स्मॉल जी दोनों आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। और लेकिन एफ ही आएगा, स्मॉल एफ तो है ही नहीं ना, तो एफ ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/1। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, यदि दूसरा क्वेश्चन हम देखें, क्या स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल जी और स्मॉल एफ, ठीक है ना, तो इसके अंदर देखो प्रोबेबिलिटी सबकी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो सब मतलब 3 की प्रोबेबिलिटी फिर से 1/2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर किसने क्या दे दिया, इस बार स्मॉल एफ दे दिया, और स्मॉल एफ यदि दे दिया तो स्मॉल एफ तो है ही नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, एफ स्मॉल एफ कहाँ से आ गया। अब स्मॉल आर कैपिटल डी कैपिटल जी कैपिटल एस,
तो देखो स्मॉल आर लाना है तो 1/2, ठीक है। कैपिटल डी लाना है तो भी 1/2, कैपिटल डी लाना है तो भी 1/2, और एफ तो आना ही है, इसका भी 1/8 आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप है। तो कोई ह्यूमन है जिसके अंदर मेल और फीमेल का दोनों का सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप है। ऑटोसोमल ही सेम हो सकता है भाई, ठीक है ना। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड बोथ कंटेन ए एक्स लिंक्ड जीन, और दोनों के अंदर एक एक्स लिंक्ड जीन है, ठीक है। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमीट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गैमीट की। फीमेल कंटेन ए बी डी, फीमेल के अंदर ए बी डी हो, ठीक है। तो पहली बात समझो, इसके अंदर एक्स लिंक्ड जीन है, एक्स के साथ यदि एक्स क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर डी जरूर होगा। तो यदि मेल है तो मेल के अंदर तो एक्स डी होगा ही होगा, तो एक्स डी हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, फीमेल है तो उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर, तो उसके अंदर एक्स डी हो जाएगा। और दूसरी तरफ यदि मेल की बात करें तो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, तो एक्स के ऊपर डी होगा, बिल्कुल। अब बोल रहा है फीमेल कंटेन ए बी डी जीनोटाइप, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है गैमीट की कि जो फीमेल कंटेन ए बी डी जीनोटाइप है, जो फीमेल के अंदर जो गैमीट बने उससे क्या है, हमारे को ए बी डी लाना है, ठीक है। अब देखो उसके अंदर ऑटोसोमल तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, साथ के साथ एक्स डी हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को लाना क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल डी लाना है, ठीक है। तो स्मॉल ए लाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, स्मॉल बी लाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और स्मॉल डी आने की प्रोबेबिलिटी 1/1 है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1/4 जाएगा। लेकिन मेल के केस में समझो, मेल के केस में हम देखें मेल का केस, तो कैपिटल बी स्मॉल बी दो तो सेम रहेगा, ऑटोसोमल तो सेम है। साथ के साथ यदि मेल है तो उसके अंदर एक्स लिंक्ड जीन है, मेल का क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, तो वाई के ऊपर डी नहीं मिलेगी, एक्स डी और वाई। अब हमको क्या चाहिए, कैपिटल ए चाहिए, क्या चाहिए, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। कैपिटल इस और स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी यदि हम कहें तो वो भी 1/2 है, और स्मॉल डी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्योंकि इतना एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है, इन ह्यूमन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप, स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और बोथ कंटेन एक्स लिंक्ड जीन। तो एक ह्यूमन बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के अंदर दोनों के पास सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप है, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है। वो तो ऑटोसोमल है, वो सिमिलर, ठीक है। बोथ कंटेन एक्स लिंक्ड जीन एच, दोनों के अंदर एक एक्स लिंक्ड जीन है एच। तो अब ध्यान रखना, फीमेल के अंदर तो एक्स एक्स होगा, मेल के अंदर एक्स वाई होगा, तो ये एक्स लिंक्ड है तो एक्स एच वाई और एक्स एक्स वाई होगा, एक्स एच होगा, ठीक है। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ गैमीट प्रोड्यूसन, परसेंटेज निकालना है गैमीट का, ठीक है। पहले पूछ रहा है फीमेल कंटेन आर टी एच, ठीक है। तो देखो जो ऑटोसोमल जीनोटाइप है वो क्या है, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें स्मॉल आर आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है, ठीक है। अब और कैपिटल टी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1/2 है, ठीक है। और कैपिटल एच वो तो जीरो ही नहीं है, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो जीरो प्रोबेबिलिटी है इसकी आने की, ठीक है। अगला देखते हैं मेल कंटेन स्मॉल आर स्मॉल टी और स्मॉल एच, कि मेल के अंदर स्मॉल आर और स्मॉल टी और स्मॉल एच कितना होगा, ठीक है। तो देखो मेल के अंदर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल एच, तो मेल का पहले वो लिख लेते हैं। तो मेल के अंदर क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी तो होगा ही साथ के साथ उसकी सेल में, साथ के साथ एक्स वाई है तो एक्स एच स्मॉल वाई एक्स एच और वाई होगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए स्मॉल आर यानी पाने की प्रोबेबिलिटी तो 1/1 है, ठीक है। मेरे को चाहिए स्मॉल टी, तो स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो भी 1/2 होगी, ठीक है। और स्मॉल एच आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा आंसर, 1/4 यानी 25%, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ गैमीट विच इज फॉर्मेड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। पहली बात तो आप कैपिटल एच वाला जो है उसे उड़ा सकते हैं, साथ साथ कैपिटल एच वाला जो है, सॉरी ये जो पिछले क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रेजेंटेशन गैमीट, हाँ गैमीट का प्रेजेंटेशन पूछ रहा है, ठीक है। गैमीट का है तो गैमीट के अंदर तो एक ही होगा ना, एक जो जीन की सिर्फ एक फॉर्म होगी, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ही जीन के दो अलग थोड़ी ना हो सकते हैं गैमीट में। गैमीट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, ठीक है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते, गैमीट हैप्लॉइड होता है। कैपिटल ए अब ये तो गलत ही हुआ है पहले, इस कैपिटल ए स्मॉल बी बिल्कुल एच कैपिटल ई आर आ ही सकता है। इसके अंदर क्वेश्चन का समझने वाली बात यह है कि गैमीट जो होता है हमेशा हैप्लॉइड होता है। अब बात करते हैं पुनेट स्क्वायर बोल दो, चेकर बोर्ड बोल दो, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यदि हम पुनेट स्क्वायर की बात करें, चेकर बोर्ड की बात करें, तो डेवलप्ड बाय बीटेस जेनेटिस रेगिनाल्ड सी पुनेट ने इसको डेवलप किया था, ठीक है।
इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। कहने का तात्पर्य है कि हमको जो ऑफस्प्रिंग, अभी हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, तो जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस लेंगे वहाँ पर इनका बहुत यूज आता है पुनेट स्क्वायर का। ये जो है प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करने के अंदर, मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। यूजुअली इन पुनेट स्क्वायर द मेल गैमेट लाई हॉरिजॉन्टली और फीमेल गैमेट लाई, बट वो तो छोड़े हुए थे ऐसे कुछ, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना, गैमेट को लिखना है एक तरफ मेल गैमेट को लिखना है, एक तरफ फीमेल गैमेट लिख दो, आप कहीं भी लिख लो, मेल इधर फीमेल लिख लो, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे को क्रॉस कराया, मैंने क्रॉस कराया, किस किस के बीच में क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट और कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट के बीच में सेल्फिंग करा दी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ सकता है, यहाँ से क्या आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है वो देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और स्मॉल टी, तो दो बार तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी। अब प्रोबेबिलिटी निकालें तो कैपिटल टी एक बार है और टोटल 4 खाने, तो 1/4 है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 2 हैं टोटल और 4 खाने हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, और स्मॉल टी की भी 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आता है। जैसे मेरे को दे दिया, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी दे दिए, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को गैमीट्स बनाना है, तो गैमीट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ से देखो गैमीट्स क्या क्या आ सकता है, ए और कैपिटल बी आएगा, वो सिंपल सी बात है, दोनों होमोजाइगस हैं। और यदि यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी हो सकता है और स्मॉल बी हो सकता है, बिल्कुल। अब यदि आप इनका क्रॉस कराओगे, ठीक है, यदि हम इनका क्रॉस कराएं तो इसके साथ हमारा क्या बन सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी बन सकता है, और साथ के साथ स्मॉल ए कैपिटल बी भी बन सकता है, तो 2 ही बन सकते हैं, ठीक है। यदि हम मेंडलिज्म की बात करें, तो मेंडलिज्म की यदि हम बात करें तो ग्रीगार्ड जॉन मेंडल, अब मेंडलिज्म मतलब मेंडल की जो जेनेटिक्स है, जो मेंडल ने जो लॉ दिए थे, है ना, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, सीग्रीगेशन, डोमिनेंट, ठीक है, इन्हीं की अपन बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन जुलाई 22, 1822 के अंदर पैदा हुए एट सिलीसियन वैली विलेज के अंदर, हेंजेंड फोर्ट स्टेट इन ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। तो कहाँ पैदा हुए थे, ये साहब पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया के अंदर, हेंजनडॉर्फ स्टेट के अंदर, वो भी सिलीसियन वैलीज में होगी, है ना। जुलाई 22, 1822 को पैदा हुए थे, ठीक है, ठीक है। तो ही वॉज बोर्न ऑन जुलाई 22, 1822 एट सिलीसियन विलेज, हेंजनडॉर्फ स्टेट इन ऑस्ट्रिया के अंदर वो जन्मे हुए थे, ठीक है। मेंडल वर्केड इन अगस्तियन मोनास्ट्री एस मॉन्क एट ब्रुन सिटी ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। मेंडल परफॉर्मेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट के ऊपर, ये ध्यान रखना, मेंडल ने किसके ऊपर काम किया था, गार्डन पी प्लांट के ऊपर, पॉइजन सटाइवर्म के ऊपर वर्क किया था फॉर 7 ईयर्स तक, ठीक है। मेंडल वर्केड इन अगस्तियन मोनास्ट्री। वर्क स्टार्ट कब हुआ, 1856 के अंदर, वर्क कंप्लीट कब हुआ, 1863 के अंदर, और वर्क पब्लिश कब हुआ, 1865। मीन्स वर्क चला 7 साल, वर्क कितने साल चला था, 7 साल चला। तो 1856 से लेकर 1863 तक तो उसने वर्क किया, और वर्क पब्लिश हुआ 1865 के अंदर, ठीक है। विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, उसको रिकॉग्निशन ही नहीं मिला, उसकी डेथ भी हुई तब भी उसे रिकॉग्निशन नहीं मिला। उसकी डेथ के बाद उसका वर्क रीडिस्कवर किया गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क ही डाइड इन 1884 के अंदर, उसकी डेथ हो गई ड्यू टू अ किडनी डिसीज के कारण, ब्राइट डिसीज जिसे कि हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, उसके वर्क के बिना रिकॉग्निशन की उसकी डेथ हो गई 1884। तो ध्यान रखना है, जुलाई 22, 1822 के अंदर वो पैदा हुआ, 1856 के अंदर उसने काम करना स्टार्ट किया, 7 साल बाद यानी कि 1863 में उसका काम पूरा हुआ। वर्क पब्लिश हुआ 1865 के अंदर, और वह अपने काम का जो है, उसने जो काम किया, मेहनत किया, उसको बिना देखे ही मतलब उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसको फल ही नहीं मिला। आफ्टर 16 ईयर ऑफ मेंडेलियन डेथ इन 1990 पोस्टुलेट पर रीडिस्कवर की गए 3 साइंटिस्ट के द्वारा, जिन्हें हम बोलते हैं कार्ल कोरेंस, यूवी डी ब्राइज और एरिक बॉन टीसर मार्क। अब कुछ साइंटिस्ट हैं जो वर्ल्ड के अक्रॉस अलग अलग जगह अलग अलग अपने काम कर रहे थे इंडिपेंडेंटली। जैसे कॉरेंस जो है वो जर्मनी के अंदर मेज की प्लांट की स्टडी कर रहे थे, डी ब्राइज जो हॉलैंड से है वो इवनिंग प्राइम रोज की स्टडी कर रहे थे, टीसर मार्क जो है डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे थे। जब इन्होंने मेंडल का वर्क सुना, मेंडल का पब्लिशमेंट देखा, जब इन्होंने फिर रीडिस्कवर करने का काम किया, ठीक है, इन्होंने जो फिर और उसके
उसको एक्सपांड भी किया, उसके वर्क को आगे भी बढ़ाया। यूगो डी ब्राई पब्लिश मेंडेलियन रिजल्ट को जनरल फ्लोरा के अंदर उन्होंने दोबारा पब्लिश किया, ठीक है। कार्ल कोरेंस कन्वर्टेड टू पोस्टुलेट ऑफ मेंडल इनटू टू लॉज ऑफ हेरिडिटी और मेंडेलियम, लॉ ऑफ सीग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। उन्होंने दो लॉ दिए थे, कौन कौन से? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो तो मेंडल ने ही दे दिया था, ध्यान रखना। कन्वर्टेड टू पोस्टुलेट ऑफ मेंडल इनटू दो लॉज ऑफ हेरिडिटी के अंदर कन्वर्ट किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, ध्यान रखना। अब बात करते हैं रीजन फॉर अनरिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क। मेंडल वर्क का काम जो है, मेंडल ने जो काम किया, इतना बड़ा काम करके गया मेंडल, उसका जो काम था वो अनरिकॉग्नाइज क्यों रहा, यानी समाज को पता कैसे नहीं पड़ा उसके काम के बारे में इतने समय तक। तो देखो उसके लिए मेंडल पब्लिश इज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। अपन जानते हैं उसने 1856 से काम करना स्टार्ट किया, 1863 में उसका काम कंप्लीट हुआ। 1865 में जब उसने पब्लिश किया, दिक्कत क्या थी, तो मेंडेलियन का मेंडल था, उसका अप्रोच था मैथ में, उसका मैथमेटिकल लॉजिक था। अब वो बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स लगा रहा था, मतलब लॉजिक लगा रहा था, बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स का लॉजिक लगा रहा था, और उसका लॉजिक सही भी था, लॉजिक उसका सही भी था, पर उसका समझ में नहीं आया। बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, और वो डार्विन के ऊपर, डार्विन का जो जो चल रहा था एवोल्यूशन का, जो उसने डार्विन एवोल्यूशन के सिद्धांत पे दे रहा था, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा चल रही थी। और पहले जो है ऐसी वाइड, है ना, वाइड ज़्यादा ज़्यादा बड़ी बड़ी जो हैं वो भी नहीं चलती थी पब्लिशिंग, ठीक है। तो जिसके कारण है ना, लोग, बहुत सारे लोगों तक उसका वर्क पहुंच ही नहीं पाया। कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एट दैट टाइम। उस समय पर कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, ऐसे आज तो सोशल मीडिया है, कोई भी चीज़ कहीं भी फैल जाती है, ठीक है। मेंडल एक्सप्लेन दैट फैक्टर्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। मेंडल ने एक्सप्लेन किया कि फैक्टर जो होते हैं वो स्टेबल और डिस्क्रीट होती है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मेंडल जो होते हैं, मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर होते हैं, हम जो कहते हैं जीन, जीन को वो मेंडल फैक्टर कहता था, मेंडल जीन को क्या कहता था, फैक्टर कहता था। और उसके अकॉर्डिंग फैक्टर जो होते हैं वो स्टेबल और डिस्क्रीट होते हैं, वो ब्लेंडिंग नहीं शो करते, ठीक है, मेंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार ब्लेंडिंग भी शो करे जाते हैं, कैरेक्टर करते हैं ब्लेंडिंग, वो आगे देखेंगे आप। विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट ने नहीं माना, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा दुनिया के अंदर वेरिएशन आ रहा है, इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पर ये वेरिएशन का रीजन कैसे होगा? यदि स्टेबल है, डिस्क्रीट यूनिट है, ब्लेंडिंग नहीं होती, तो यदि ब्लेंडिंग नहीं होती तो साथ के साथ फिर इतने ज़्यादा वेरिएशन क्यों देखने को मिल रहे हैं स्किन टोन के अंदर? स्किन टोन के अंदर इतने ज़्यादा वेरिएशन है, वो क्यों है फिर? ठीक है, तो बहुत सारे सवालों के उत्तर मेंडल नहीं दे पाता था। पहले एक सवाल होता था कि साइंटिस्ट पूछते थे वेरिएशन कैसे आ रहा है, तो फिर वेरिएशन का रीजन नहीं दे पाता, तो मेंटल के अकॉर्डिंग तो फैक्टर जो है स्टेबल और डिस्क्रीट है। यदि स्टेबल और डिस्क्रीट है, उनकी ब्लेंडिंग नहीं होगी, यदि उनकी ब्लेंडिंग नहीं होगी तो फिर इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ सकता। मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिशियन, वो तो आज तक किसी ने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स अप्लाई करी नहीं थी, तो वो समझ में नहीं आई साइंटिस्ट को। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। अब वो फिजिकल प्रूफ भी नहीं दे पा रहा था, वो बोलता था फैक्टर होते हैं, कहाँ होते हैं पता नहीं, पता। उसे बोलते फैक्टर होते हैं, कहाँ होते हैं पता नहीं है, पता उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे बोलता? बस होते हैं, वो तो यही बोलता था। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। अब मेंडल का जो काम था वो सक्सेस क्यों हुआ? बाद में तो सक्सेस हो गया ना काम, बाद में तो उसका जो काम हुआ वो सही रिजल्ट भी उसके सही निकल के आया, वो क्यों आया वो बात करते हैं। तो मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर एट अ टाइम अनलाइक हिज प्रीडेसेसर हु हैड कंसीडर मेनी कैरेक्टर एट अ टाइम। सबसे मेन जो उसका सक्सेस का रीजन था वो यही था कि उसने जो स्टडी करी थी वो एक या दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी करी थी, एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी करी थी तो, और दो कैरेक्टर को लेकर। यदि वह ज़्यादा कैरेक्टर को लेकर स्टडी करता तो वह फंस सकता था, क्यों? क्योंकि लिंकेज यदि हो जाती, बहुत सारी जीन्स होती हैं सेम क्रोमोजोम के ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो यदि सेम क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनके साथ में करता तो उसके रिजल्ट जो हैं, अभी जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट नहीं आते, ठीक है ना, ठीक है। तो उसने जो है एक कैरेक्टर के ऊपर स्टडी करी और बहुत से वो दो कैरेक्टर के ऊपर स्टडी करी, तो उसको रिजल्ट जल्दी मिल गए, ठीक है। अब सिलेक्शन और दूसरा उसने ग्रीन गार्डन पी प्लांट का सिलेक्शन किया। अब गार्डन पी प्लांट के सिलेक्शन करने से फ़ायदा क्या हुआ? तो गार्डन पी प्लांट जो होता है वो एनुअल प्लांट होता है, पहली बात तो एनुअल प्लांट है, ठीक है, कभी भी ग्रो कराया जा सकता है, मतलब ये है ना। आप ऐसा नहीं कि ठंड में ग्रो करा रहे हो, बरसात में ग्रो करा रहे हो, या फिर आप गर्मियों में ग्रो करा रहे हो, तो आप कभी कर सकते हो। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन पी प्लांट, ठीक है ना, पी प्लांट के अंदर होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म इन आर्टिफिशियली, सो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी मेड पॉसिबल, ध्यान रखना। उसने जो क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है, आर्टिफिशियली, इसके कारण हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो पाया। इट हैज मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेट। उसने जो पी प्लांट को जो क्रॉस कराया, जो पी प्लांट लेने का कारण ये था क्योंकि उसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, जैसे स्टेम की हाइट है तो या तो 12 होगा बिल्कुल, या बिल्कुल डार्क होगा, या ग्रीन होगा या येलो होगा, या
कॉन्स्ट्रक्टेड होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे उसने जो कैरेक्टर लिए थे, ट्रेट लिए थे, कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, सभी कैरेक्टर के जो ट्रेट थे वो कंट्रास्ट कर रहे थे, बिल्कुल इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे, वो इजिली ऑब्जर्वेबल ट्रेट से, ध्यान रखना। पी प्लांट इजी टू कल्टीवेट होता है, और पी सीड आर लार्ज होती हैं, उनको पी सीड यदि लार्ज है तो इजीली शो किया जा सकता है, उनको इजीली निकाला जा सकता है, इजीली ग्रो कराया जा सकता है, इसलिए ना उनका। और सबसे स्पेशल बात जो थी पी प्लांट के अंदर, कि पी प्लांट जो होता है वो बाइसेक्सुअल पर होता है, जो उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी कराया जा सकता है, क्रॉस पोलिनेशन भी कराया जा सकता है, सेल्फ पोलिनेशन भी कराया जा सकता है, क्रॉस पोलिनेशन। तो जब उसने F1, जब F2 प्रोजेनी बनाई थी, जब उसने सेल्फिंग कराई, तो वो जो सेल्फिंग करा रहा था और उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन की जरूरत पड़ी, तो उसके अंदर हम सेल्फ पोलिनेशन भी करा सकते हैं। यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन कैसे होगा, ठीक है। अगर हम बात करें, मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस, और उसका जो सैम्पलेक्स आई था वो बहुत सारा आता था, उसके कारण जो उसका एक्यूरेसी थी वो ज़्यादा आई थी, उसका रिजल्ट बिल्कुल 100% क्लियर था। क्यों? क्योंकि उसका सैम्पलिंग साइज ज़्यादा था, कुछ भी गलत होने के, गड़बड़ होने के चांसेस ही कम हो गए थे, क्योंकि क्वालिटेटिव कैरेक्टर थे, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर थे नहीं। पहली बात तो अगर वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को यूज करता, यदि वह क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को यूज करता तो रिजल्ट बदल जाते, क्योंकि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के अंदर डोमिनेंट नंबर और डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्वालिटेटिव के अंदर जीन अलील जो है वो डोमिनेंट अलील है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के अंदर डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर ऑफ अलील्स हैं जो कि उसको जो उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ही मेंटेन द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उसने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड बनाया, उसका एनालिसिस बहुत तगड़ा था, इसलिए वह इतना ज़्यादा वर्क कर पाया, क्योंकि उसने एनालाइज ज़्यादा किया है। हाइब्रिडाइजेशन तो चलो हो ही जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन हुआ है, क्रॉस पोलिनेशन कर लिया, एक्सपेरिमेंट को उसने एनालाइज बहुत सही तरीके से किया था। अब मेंडल के वर्क के बारे में बात करें तो मेंडल स्टडी 7 क्रोमोसोम की स्टडी करी थी, और 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कह सकते हो तुम, है ना। प्रत्येक के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते थे, ठीक है। कैरेक्टर क्वालिटेटिव कैरेक्टर से बिल्कुल। स्टेम की हाइट की बात करें तो टॉल और ड्वार्फ, फ्लावर पोजीशन है तो एक्सियल टर्मिनल, ठीक है। फ्लावर कलर वायलेट और येलो हो सकता है, फ्लावर कलर सॉरी वायलेट और वाइट हो सकता है। पॉट का जो शेप है वो है ना इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, और कॉन्स्ट्रिक्टेड होता वो ऐसे जब बीज के अराउंड जो सीड होता है उसके अराउंड हो जाएगा, पॉट जो होता है वो कॉन्स्ट्रक्ट कर जाता है, तो उसे अपन पॉट शेप बोलते हैं, ठीक है, उसे कॉन्स्ट्रक्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लावर पोजीशन क्या वहाँ, तो स्टेम की हाइट टॉल है, टॉल यानी ऊंचा, और डॉर्फ यानी है ना नीचे हो गया। और फ्लावर पोजीशन एक्जियल और टर्मिनल हो सकती है, कि बिल्कुल एक्जियल है, टिप पर प्रेजेंट है, या टर्मिनल पोजीशन है, ठीक है। और फ्लावर कलर वायोलेट और वाइट हो सकता था, ठीक है ना। और पॉट शेप उसके अंदर इन्फ्लोइडेड हो सकता है, कॉन्ट्रेस्टेड हो सकता है। पॉट कलर ग्रीन और येलो हो सकता है, और सीड कलर येलो ग्रीन हो सकता है, ये ध्यान रखना है। पॉट कलर के अंदर ग्रीन डोमिनेंट होता है, सीड कलर के अंदर येलो डोमिनेंट होता है, और सीड शेप जो होता है, सीड शेप वो राउंड और रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। अब सुनो, पी प्लांट जो होता है, पी प्लांट के अंदर 7 क्रोमोजोम होते हैं, और 7 क्रोमोजोम के ऊपर ही 7 क्रोमोजोम होते हैं, और क्रोमोजोम नंबर तो 2 है, नहीं तो 4 14 हो जाएंगे, मतलब क्रोमोजोम नंबर एज 14 हो जाएंगे, मतलब जो एक सेट है वो 7 क्रोमोजोम का होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो उसके ऊपर जो जीन थी वो किस किस के ऊपर थी। यदि पहले क्रोमोजोम की बात करें तो पहले क्रोमोजोम के ऊपर फ्लावर कलर और सीड कलर की जीन होती है। पहला जो क्रोमोजोम होता है उसके ऊपर फ्लावर कलर और सीड कलर की जीन होती है, ठीक है। फोर्थ क्रोमोजोम के ऊपर पॉड शेप, लेंथ ऑफ प्लांट और फ्लावर पोजीशन की जीन होती है। फिफ्थ जो क्रोमोजोम होता है उसमें पॉड कलर होता है, और 7 जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, सीड शेप की जीन होती है, ठीक है, ध्यान रखना है हमको, ठीक है। अब इसके अंदर हमको ध्यान क्या रखना है, हमको पोजीशन यार ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सीड कलर और फ्लावर कलर की जो जीन होती है, सीड कलर और फ्लावर कलर की जो जीन होती है वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, और फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप और लेंथ ऑफ प्लांट की जो जीन होती है वो भी सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। क्या बोला? जो फ्लावर कलर और सीड कलर की जो जीन है वो सेम सेम क्रोमोसोम पर होती है, कलर वाली जीन, और साथ के साथ पोजीशन, पॉड शेप और लेंथ ऑफ प्लांट जो है, पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप हो गया तुम्हारा, है ना, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रक्टेड, और लेंथ ऑफ प्लांट की जो जीन होती है वो भी सेम क्रोमोसोम के ऊपर होती है, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब अजम्पशन क्या था, इफ मेंडल हैड स्टडीड पॉड शेप और प्लांट हाइट, अब ध्यान रखना हमको पता है कि कलर यानी वो सीड कलर और पॉड कलर एक ही पर होता है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होता है। और दूसरा बात क्या कि पॉड लेंथ यानी जो पॉड है और पॉड के साथ साथ जो स्टेम की लेंथ है और पोजीशन है फ्लावर की वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होती है। अब वो कह रहा है यदि मेंडल ने स्टडी करा होता पॉड शेप और प्लांट के हाइट को एक साथ साइमल्टेनियसली
तो यदि मेंडल ने पॉड शेप और प्लांट हाइट को साइमल्टेनियसली स्टडी करा होता, पॉड शेप और प्लांट हाइट को, तो हम जानते हैं कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो वो लिंकेज की डिस्कवरी कर लेता। ही वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को नहीं समझा जाता, और वो मार्ट भी डिस्कवर कर लेता लिंकेज की। वो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को फिर नहीं समझा पाता, क्यों? क्योंकि फिर वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते ही नहीं। एक जो जीन है और दूसरी जून है जो दर दोनों के ऊपर सेम प्रेजेंट है, तो लिंकेज हो जाएगा, और यदि लिंकेज प्रेजेंट है तो वो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कैसे करेगा जी? बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं, मेंडल ऑब्टेन्ड रिंकल्ड सीड ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ध्यान रखना, मेंडल ने जो ऑब्टेन करे थे रिंकल्ड सीड, रिंकल्ड सीड क्यों बनती है? एक स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम होता है, उसकी वजह से बनते हैं, ठीक है। अब मेंडल एक्सपेरिमेंट की टेक्निक की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग, या बोल दो प्योर लाइन या होमोजाइगस कंडीशन की यदि हम बात करें, तो मेंडल एक्सपेरिमेंट की जो टेक्निक थी, सबसे पहले उसने क्या किया स्टेप 1 के अंदर? उसने क्या किया, पहले ट्रू ब्रीडिंग ना बनाई, या बोल दो होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट बनाया। होमोजाइगस डोमिनेंट बनाने का उसने काम किया, ठीक है। या बोल दो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस और रिसेसिव को उन्होंने बनाई थी। अब उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग कैसे डेवलप करी, कि उसने लगातार लगातार टोल का टोल के साथ क्रॉस करा गया, लगातार जो है टोल प्लांट का टोल के साथ क्रॉस करा था, फिर जो टोल प्लांट होते हैं उनका टोल के साथ क्रॉस करा था। तो यह वो उसने बहुत सारी जनरेशन तक किया, तो उसको प्योर ब्रीडिंग मिल जाएगी। तो मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ गार्डन पी प्लांट। मेंडल डेवलप ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ गार्डन पी प्लांट बाय कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ सिलेक्शन के द्वारा। ध्यान रखना, ठीक है। तो उसने बाद में जो है ना, ऐसे होते चला गया कि अब डॉर्फ मिल ही नहीं रहा है, 4-5 बार आप क्रॉस करोगे डॉर्फ मिलेगा ही नहीं, प्योर लाइन आ जाएगी। अब बात करते हैं स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किया दो प्योर प्लांट के बीच में, कौन कौन से? होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस रिसेसिव के अंदर, कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी का था, ठीक है। अब अपन जो कर रहे हैं, अब अपन जानते हैं कि जो पी का जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। अब हमको टॉल प्लांट का क्रॉस कराना है डॉर्फ प्लांट के साथ, प्योर टॉल का क्रॉस कराना है प्योर डॉर्फ के साथ। तो अब प्योर टॉल के प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है उसके ऊपर तो, ठीक है, अब प्योर टॉल के ऊपर जो फ्लावर होगा उसके ऊपर स्टेमन होगा और कार्पल होगा। तो अब जो पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन होगा, वहां से तो कैपिटल टी आएगा। और जो हमारा वो ओव्यूल के अंदर जो गैमीट बनेगा, ठीक है, ओव्यूल के अंदर जो एग बनेगा, वो एग के अंदर भी कैपिटल टी आएगा, एग के अंदर भी कैपिटल टी होगा, और जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर भी कैपिटल टी होगा। तो यदि एग के अंदर भी कैपिटल टी और पोलन ग्रेन, और यदि उनका सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि फिर कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या कराना है? क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो हमको यदि क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन ना कराकर हमको क्या कराना है? क्रॉस पॉलिनेशन कराना था, ठीक है। तो हमको हाइब्रिडाइजेशन करानी, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा जो हमने फीमेल प्लांट चूज किया था उसका इमास्कुलेशन कर दिया। क्या कर दिया? स्टेमन को रिमूव कर दिया। तो रिमूवल ऑफ एंथर को रिमूव कर देना फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर से बिफोर मैच्योरिटी आने से पहले ही, क्योंकि यदि मैच्योरिटी आने से पहले यदि आपने उसे रिमूव नहीं करा तो हो सकता है जो पोलन ग्रेन है वो खुद ट्रांसफर हो जाए स्टिग्मा के ऊपर ऑफ द सेम फ्लावर। इट इज डन प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अगला है बैगिंग। अब बैगिंग क्या होती है? मतलब थैला डाल देना। अब हो सकता है यदि तुमने प्रिवेंट कर दिया, चलो मान भी लिया तुमने प्रिवेंट कर दिया, स्टेमन को रिमूव कर दिया, पर एयर के थ्रू आ सकता है, एयर के थ्रू आ सकता है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आ सकता है कहीं से, है कि नहीं? कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, वो कैपिटल टी वाला पोलन ग्रेन आ सकता है, स्मॉल टी वाला पोलन ग्रेन एयर से आ सकता है। तो उसको हम बैग भी कर देंगे विद पेपर बैग सो एज टू प्रिवेंट अनड्राइव क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। और हम उसके अंदर टैग भी कर देंगे, इमास्कुलेशन एंड बैग्ड फ्लावर आर टैग्ड बाय राइटिंग डेट एंड टाइम ऑफ एवरी स्टेप। ये तो चलो ठीक है। हमको इमास्कुलेशन और बैगिंग ध्यान रखना है कि इमास्कुलेशन क्या होता है? स्टेमन का रिमूवल होता है फ्रॉम द फीमेल प्लांट्स के थ्रू, फीमेल फ्लावर से। और बैगिंग जो होती है वो फीमेल फ्लावर के ऊपर जो ओवरी है, ओवरी को कवर कर दिया जाता है, ठीक है। नोट स्टिग्मा को, यानी पेरेंट जो है वो प्योर टॉल और प्योर डॉर के साथ आप जब क्रॉस कराओगे, ठीक है, तो इमास्कुलेशन किसका होगा? फीमेल फ्लावर का होगा। और प्योर ड्राफ का है ना डस्टिंग करोगे। तो अब आप क्या करोगे? जो पोलन ग्रेन लेना है, किसका पोलन ग्रेन लेना है? मेल फ्लावर का। तो मेल फ्लावर का जब आप मेल प्लांट का जो फ्लावर है उसका जो पोलन ग्रेन लेना है और फीमेल फ्लावर के ऊपर डस्ट करना है, जिसके कारण वो पोलन ग्रेन जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा ऑफ वो फीमेल प्लांट के फ्लावर पे। यहाँ पर जो प्लांट है वो तो फीमेल मेल नहीं है, तो जो हमने जो रिमूव किया है उसके ऊपर, ठीक है, फीमेल पार्ट के ऊपर हमको रिमूव करना है। तो जो मेल पार्ट है उससे फीमेल पार्ट के ऊपर डस्ट कर देना है, ये कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है ना। अब ये पेरेंट, ठीक है, अब पेरेंट था और पेरेंट के ऊपर हमने जो सीड दे ली, ठीक है, ये तो हमारे क्या है? सीड बन जाएंगे। अब हमने जब इन सीड को ग्रो किया तो सारे के सारे जो प्लांट बने, सारे के सारे प्लांट वो टॉल दिखे F1 प्रोजीनी के अंदर, ठीक है, ऑल टॉल निकले थे ना।
सारे के सारे टॉल थे प्लांट। अभी सारे के सारे जो प्लांट बने हैं ये टॉल हैं, लेकिन सारे के सारे जो है ना ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमने कैपिटल टी से तो गैमीट आया होगा कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी से गैमीट आया होगा स्मॉल टी। तो जब दोनों दोनों का फटी वो क्रॉस हुआ होगा, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना होगा। अभी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं ये सारे का सारे जिनका जीनोटाइप है वो सारे सारे कैसे जीनोटाइप है इनका, जिनका है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी फिर देख क्यों रहे हैं? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, टॉल जो है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसलिए उसने एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को, ठीक है। अब इनकी जो सेल्फिंग कराई गई, सेल्फिंग मतलब इन्हीं कोई दो प्लांट का जब क्रॉस कराया गया तो उनके अंदर F2 जनरेशन के अंदर हमको टॉल भी देखने को मिले, ठीक है, लेकिन डॉर्फ जो है डॉर्फ भी देखने को मिले थे, ठीक है ना। अब टॉल और डॉर्फ को जब रेशियो निकाला गया तो वो था हमारा 3:1। टॉल और डॉर्फ को जो रेशियो निकाला गया वो 3:1 आया। और अब देखो ना 3:1 क्यों आया, समझा। अब जब अपन चेकर बॉक्स बनाएंगे इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी से गैमीट आ सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और उधर से गैमीट आ सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो सकता है, और स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो सकता है। तो 3 प्रकार का जीनोटाइप देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। एक तो होमोजाइगस डोमिनेट, ठीक है, एक हेटेरोजाइगस और एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो कैपिटल टी एक बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिलेंगे, मतलब 2:1 रेशियो यदि देखें, और यदि होमोजाइगस जो रिसेसिव होगा वो 1 दिखेगा। अब पॉइंट टू कीप क्या है, ध्यान में रखने वाली बात जो है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक क्रॉस होता है जिसके अंदर हम एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, तो उसी को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर और कंट्रास्टिंग ट्रेट एट अ टाइम, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट का हम यदि स्टडी कर रहे हैं